4 सितंबर 973 ईस्वी को दारुस सल्तनत के एक करीबी कस्बे में एक बच्चा पैदा हो जाता है। खुदा का शुक्र है ये बच्चा बस सलामत रखे। जो बड़े होकर एक जोग्राफियादान बनते हैं। न सिर्फ वो जोग्राफियादान बनते हैं बल्कि वो एक माहिर फल्कियात और बहुत सारे दवाइयाँ बनाते हैं। मैं चलने से मजूर था मगर अलबिरूनी की दवाई ने मुझे फिर से अपने पांव पर खड़ा कर दिया। वो सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने मुल्क का नक्शा खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। इतना वज़े और दुरुस्त नक्शा कम ही देखने को मिलता है। ये काम सिर्फ अलबिरूनी ही कर सकता था। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 17 साल की उम्र में सूरज का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ये हिसाब सूरज के फसले को जाहिर कर रहा है, ये तो हैरत अंगेज है। अलबिरूनी को बचपन से ही पढ़ने लिखने और रियाजी पढ़ने का बहुत ही शौक था। ये बच्चा रियाजी को इस तरह समझ रहा है जैसे कोई माहिर आलिम। वो बचपन से ही अपने बाप को खो बैठते हैं क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब उसके वालिद साहब फौत हो जाते हैं। बचपन में इतना छोटा था और अपना वालिद खो बैठा। हाँ, इसका दुख और हौसला दोनों ही देखने लायक है। अलबिरूनी का पूरा नाम अबू रिहान मोहम्मद अलबिरूनी है। उसे अबू रिहान नाम इस तरह हासिल हुआ था जब वो बचपन में रिहान के फूल लेकर अपने घर आए थे तो उसके माँ ने उसे कहा कि अबू रिहान को लगता है रिहान का फूल बहुत ही पसंद है। लगता है अबू रेहान को रेहान का फूल बहुत पसंद है। तो उसे अबू रिहान नाम बहुत ही पसंद आया और उसने अपने आप को अबू रिहान कहने लगा। उसका लक़ब अलबिरूनी था। यही नाम फिर बाद में मशहूर हो जाते हैं। अलबिरूनी का इल्म बहुत मशहूर होगा। अबू नसिर जो रियाजी में माहिर थे और सितारों, सैयारों और सूरज के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, वो अलबिरूनी को देखते हैं तो उसे समझ आ जाते हैं कि ये एक बहुत ही काबिल लड़का है और उसे पढ़ने का जुस्तजू है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसको सितारों, सैयारों और रियाजी के बारे में इल्म देना शुरू कर देते हैं। ये सितारे, चंद और सूरज का इल्म तुम्हारी मेहनत से और गहरा होगा। किताब ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला हर शख्स कहे मैंने इसे समझ लिया है। अबू नसिर के साथ अलबिरूनी 17 साल तक पढ़ते हैं और वो सूरज, सितारों और चांद के बारे में बहुत कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं। सितारों की हर हरकत एक मखसूस निशान है जो सिर्फ जागने वालों पर ही जाहिर होती है। अबू नसिर का ये शौक था कि अलबिरूनी एक माहिर जोग्राफियादान बने, इसलिए अबू नसिर अलबिरूनी को नक्शे का इल्म देते हैं क्योंकि जोग्राफियादान के लिए नक्शा बनाना मस्त था। यहाँ से सरहद का अंदाजा लगाओ, नक्शा इसी तरह मुकम्मल होता है। नक्शा बनाना सीखो, जमीन को समझने का यही बेहतरीन तरीका है। अलबिरूनी 20 साल की उम्र में ही नक्शा बनाने में माहिर हो जाते हैं और वो 22 साल की उम्र में अपने मुल्क का खुद अपने हाथों से नक्शा तैयार कर लेते हैं। इतना वज़े और दुरुस्त नक्शा कम ही देखने को मिलता है। जब वो 22 साल के थे तब कास में यूनान का एक ईसाई आलिम की बहुत ही शोहरत थी और वो पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अलबिरूनी को ये शौक आ जाता है कि मैं उसके साथ जाकर पढूं। वो ये शौक उसके सामने जाहिर नहीं करते। फिर एक दिन वो डरते डरते उस ईसाई आलिम से कहते हैं कि मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ। ईसाई आलिम उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके जुस्तजू देखकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम्हारी लगन देखकर मुझे खुशी हुई, तुम यहाँ पढ़ सकते हो। और वो 3 साल तक उस ईसाई आलिम के साथ पढ़ते हैं और पौधों के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। फिर बाद में इसी इल्म की वजह से वो बहुत सारे मेडिसिन भी तैयार कर लेते हैं। उम्र में अलबिरूनी की बनाई दवाइयाँ मुआजिजा बन गई। लोग कहते हैं इस शिफा ने हमारी बरसों की बीमारी खत्म कर दी। एक दिन अबू नसिर की बहन शहजादी रिहाना अलबिरूनी को कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इल्म नुजूम सीखें और उस पर एक किताब लिखें। मेरी ख्वाहिश है कि आप इल्म नुजूम पर एक अजीम किताब लिखें। किताब इतनी आसान होनी चाहिए कि जो भी लोग उसे पढ़े हर लोगों को समझ में आ जाए। शहजादी रिहाना के कहने पर वो ये बात मान जाते हैं। शहजादी के कहने पर अलबिरूनी ने सितरों के राज खोलने का पक्का इरादा कर लिया और वो इल्म नुजूम सीखने लगते हैं। इल्म का मकसद दुश्वारी नहीं, आसानी है। वो दिन रात पढ़ने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद वो इल्म नुजूम में माहिर हो जाते हैं और उस पर एक किताब भी लिखते हैं। इन सारे रूम की वजह से वो बहुत ही शोहरत हासिल कर लेते हैं।
मगरिब से मशरिक तक हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, अल बिरूनी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम। अल बेरूनी को बहुत ही शौक था कि वो दरबार तक पहुंचे। उसकी शोहरत की वजह से वो आखिरकार दरबार तक पहुंच ही जाता है। ख्वारिज़्म का वो दरबार मेरी मंजिल है। मेरा इल्म मुझे वहां लेकर जाएगा जहां से मैं दुनिया को बदल सकूं। और वो ख्वारिज़्म के दरबारियों में शामिल हो जाते हैं। ख्वारिज़्म शाह अल बेरूनी की काबिलियत की वजह से उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। फिर बाद में ख्वारिज़्म शाह की हुकूमत ख़त्म हो जाते हैं और हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो माइग्रेट करके शहर रे में चले जाते हैं। वहाँ पर वो बिना घर के भटकते फिरते हैं, फिर भी वो इल्म के जुस्तजू में इल्म सीखते रहते हैं। एक दिन अल बेरूनी की मुलाकात अल खुजंदी से हो जाती है, जो सितारों, सैयारों और सूरज के अलावा वो रियाजी का भी माहिर था। उससे मुलाकात करके बहुत सारे बातें करने के बाद अल खुजंदी अल बेरूनी से कहते हैं, हैरत है अल बिरूनी, आप जैसा इल्म का समंदर, आप जैसी ज़हनियात, क्या आपको अब तक कोई ठिकाना नहीं मिला? कोई शहजादे की नज़र आप पर नहीं पड़ी जो आपको दरबार में ले जाए और अपने लिए काम करवाए? अगर आप चाहे तो मेरे लिए यहाँ पर काम कर सकते हो। मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है जो इल्म में मेरी मदद करे। अल बेरूनी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो अल खुजंदी के साथ काम करने लग जाते हैं। अल खुजंदी जो एक माहिर फ़ल्कियात थे और उसने वहाँ पर अपना रसदगाह भी बनाया हुआ था। वहाँ से अल बेरूनी 3 साल तक उसके साथ काम करके बहुत सारा इल्म सीख जाते हैं। फिर एक दिन अल बेरूनी अल खुजंदी से कहते हैं, मुझे अपना मुल्क बहुत याद आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने वतन जाए और वहाँ पर सूरज गिरहन, चांद गिरहन देख सकूँ। अल खुजंदी इस बात से बहुत ही उदास हो जाते हैं और वहाँ से वो अल बेरूनी को अलविदा कहते हैं। अल बेरूनी वहाँ से वापस चले जाते हैं और अपने मुल्क कास में नहीं पहुँचते, बल्कि वो तबरिस्तान पहुँच जाते हैं और वहाँ पर तबरिस्तान के दरबार में वो 2 साल तक काम करते हैं। वहाँ पर 2 साल तक काम करने के बाद वो अपने मुल्क कास चले जाते हैं। वो कास अपने मुल्क में काम कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने उस्ताद अबू नसीर से हो जाते हैं और वो दोनों मिलते हैं और बहुत रोते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत अरसे बाद मुलाकात हो चुके थे। फिर अबू नसीर उसे कहते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश है कि आप ख्वारिज़्म की तारीख़ पर एक किताब लिखो। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। और वो ख्वारिज़्म की तारीख़ पर किताब लिखना शुरू कर देते हैं और जल्द ही वो किताब मुकम्मल कर लेते हैं। एक दिन ख्वारिज़्म के बादशाह के लिए सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ से एक ख़त आता है। उस ख़त में लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे इल्म रखने वाले लोग हैं, उनमें से चंद लोग मुझे चाहिए ताकि वो मेरे फ़ायदे के लिए काम करें। सुल्तान महमूद गज़नवी एक बहुत सख्त मिजाज वाला बादशाह था, इसलिए बहुत सारे उलमा इसे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारे इल्म रखने वाले उसके पास जाते हैं। लेकिन अल बेरूनी उसके पास नहीं जाते, क्योंकि वो ख्वारिज़्म के बादशाह के साथ बहुत ही वफादार था। फिर बाद में फतूहात के दौरान सुल्तान महमूद गज़नवी अल बेरूनी को पकड़ लेते हैं और उसे कत्ल करने का हुक्म देते हैं। लेकिन अल बेरूनी की काबिलियत की वजह से वो कुछ ऐसे बात कहते हैं जिसकी वजह से उसके जान छूट जाते हैं। उसके बाद से अल बेरूनी सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ काम करने लग जाते हैं और उसके दरबार में उसका वज़ीर बनते हैं। अल बेरूनी एक बहुत ही काबिल और इल्म रखने वाले आदमी थे, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गज़नवी भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अल बेरूनी जो कि एक नजूमी भी था, एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी उससे कहते हैं कि आप एक नजूमी है, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं दरबार के इन 4 दरवाज़ों में से कौन से दरवाजे में से अभी बाहर निकलूँगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपके अंदर कितना काबिलियत है। तो अल बेरूनी वहाँ पर हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं। हिसाब किताब करने के बाद वो रिज़ल्ट एक पर्ची पर लिखकर सुल्तान महमूद गज़नवी को दे देते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने सिपाहियों से कहते हैं कि दरबार में एक नया दरवाज़ा बना। तो उनके सिपाही दरबार में एक नया दरवाज़ा बनाते हैं और वो उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो पर्ची खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर अल बेरूनी ने लिखा हुआ था कि बादशाह एक नया दरवाज़ा बनाएंगे और उससे वो बाहर निकलेंगे। इस पर पहले तो वो बहुत ही हैरत हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे अल बेरूनी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है
کیونکہ یہ سلطان محمود غزنوی کے لیے بہت ہی شرم کی بات تھی کہ کوئی وزیر اس کے بارے میں سچ جانے۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ البیرونی مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو البیرونی اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ میں نے جو سچ تھا وہی آپ کو لکھ کر دیا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ جب وہ قید میں تھا تب بھی وہ اپنا پڑھائی کرتے ہی رہتے ہیں اور بہت سارے کتاب لکھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک روز البیرونی کے غلام باہر جاتے ہیں کیونکہ قید میں یہ سہولت اس کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ اس کو ایک غلام دے دیتے ہیں۔ وہ غلام جب باہر جاتے ہیں تو ایک نجومی سے ملاقات ہوتے ہیں۔ وہ اس غلام کو کہتے ہیں کہ آپ کے آقا کے لیے جو بھی مصیبت ہے وہ 3 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ وہ جیل میں آ کر یہ سارا باتیں البیرونی کو کہہ دیتے ہیں تو البیرونی تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں 2 دن بعد سلطان محمود غزنوی کا موڈ خوش ہو جاتا ہے اور ایک وزیر سلطان محمود غزنوی سے کہتے ہیں کہ بادشاہ البیرونی ایک بہت ہی قابل اور ایک بہت ہی اچھا نجومی ہے، اس نے ہمارے لیے بہت ہی اچھے کام کیے ہیں، پھر بھی آپ نے اس کو انعام دینے کی بجائے اس کو قید میں ڈالا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بے شک میں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن اس کو بادشاہ سے کس طرح بات کرنا ہے اس کا سلیقہ نہیں آتا، اس لیے میں نے اسے قید میں ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے البیرونی کو باہر نکالو۔ جب وہ قید سے باہر آتے ہیں تو سلطان محمود غزنوی اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ سے کس طرح بات کرنا ہے اس کا سلیقہ نہیں آتا، آگے سے اس طرح آپ بالکل بھی نہیں کریں گے اور جو میں کہوں گا وہ آپ کریں گے۔ تو وہاں البیرونی سر جھکا کر کہتے ہیں جو حکم سلطان۔ پھر وہاں سے سلطان محمود غزنوی البیرونی کو بہت سارے چاندی دیتے ہیں اور ایک کنیز بھی انعام دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرنے کا پلاننگ کر رہا تھا۔ البیرونی اس سے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہندوستان جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہندوستان کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو البیرونی کہتے ہیں میں ہندوستان کے ثقافات کو جاننا چاہتا ہوں۔ اور وہ اس کے ساتھ ہندوستان چلا جاتے ہیں۔ البیرونی ہندوستان میں رہ کر وہاں پر سنسکرت زبان سیکھتے ہیں اور بہت سارے اور بھی علوم حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ہندوستان جا کر وہ کتاب الہند کے نام سے ہندوستان کے تہذیب اور ثقافت پر ایک کتاب لکھتے ہیں۔ ہندوستان سے 9 سال بعد وہ غزنی واپس آتے ہیں۔ غزنی واپس آ کر وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جس میں 720 جڑی بوٹیوں اور میڈیسن کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کا نام 9 الگ الگ زبانوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ البیرونی کو 9 الگ الگ زبان آتے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔